हेलो दोस्तों, आज से हम लोग बिहार बोर्ड 12th का बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग बायोलॉजी के प्रत्येक चैप्टर को पढ़ेंगे और साथ ही उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देखेंगे ताकि हम लोगों को बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आए। इसलिए प्रत्येक वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी 12th के बायोलॉजी को कंप्लीट पढ़ सके और उन्हें भी अच्छा नंबर आ सके। तो चलिए 12th बायोलॉजी का पहला चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जीवों में जनन। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसे हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। जब भी हम लोग अपने स्कूल में किसी नए स्टूडेंट से मिलते थे तो उसका नाम पूछते थे, पिता का नाम पूछते थे, कहाँ से है, फिर धीरे धीरे हम लोगों की उससे दोस्ती हो जाती थी। उसी तरह आज हम लोग बायोलॉजी के बारे में जानेंगे, तभी हमारी और बायोलॉजी की दोस्ती हो पाएगी, है ना। तो चलिए बायोलॉजी के बारे में जानते हैं। जीव विज्ञान दो ग्रीक वर्ड बायोज और लोगोस से मिलकर बना है। बायोज का मतलब होता है जीवन, लोगोस का मतलब होता है अध्ययन। जीवन किस में होता है? सजीवों में। इसीलिए सजीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? सजीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। सजीवों के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? बायोलॉजी कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? चलो आगे चलते हैं। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले लेमार्क और ट्रिवेरेनस नाम के वैज्ञानिक ने 1802 ईस्वी में किया था। बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? लेमार्क और ट्रिवेरेनस नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1802 ईस्वी में बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। लेमार्क जो थे ये फ्रांस के रहने वाले थे और ट्रिवेरेनस जो थे ये जर्मनी के रहने वाले थे। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए क्योंकि कई सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जीव विज्ञान को हम लोगों ने दो भागों में बांटा है। जीव विज्ञान को हम लोगों ने कितने भागों में बांटा है? दो भागों में। पहला है जंतु विज्ञान, दूसरा है वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। कोई आपसे पूछेगा कि जंतु विज्ञान में हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? नाम से ही क्लियर है, जंतु का अध्ययन करते हैं। और वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधे, जितने भी जो है पेड़ पौधे हैं उनका अध्ययन हम लोग किस में करते हैं? वनस्पति विज्ञान में करते हैं। और आगे जो है कोई भी बच्चा जन्म लेता है तो उनके पिता होते हैं, उनके निर्माता होते हैं। कोई चीज़ भी दुनिया में बना है तो उनके कोई ना कोई निर्माता हैं। उसी तरह अरस्तु को जंतु विज्ञान का पिता या जनक कहा जाता है और थियोफ्रेटस को वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है। तो ये बातें आप सभी को याद होनी चाहिए, इसको स्टार लगाकर लिख लीजिएगा। अरस्तु को जंतु विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों का जनक कहा जाता है, दोनों का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो ये सबको याद होनी चाहिए। हम जीव विज्ञान में किसका अध्ययन करने वाले हैं? सजीवों का। आप जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं आपके चारों ओर दो चीज़ मौजूद है, सजीव वस्तु और निर्जीव वस्तु। आप उसे कैसे पहचान लेते हो? तो आप लोगों ने दोनों में कुछ लक्षण देखे हैं और पढ़े भी हैं, उसी के आधार पर आप पहचान पाते हैं। जैसे कि सजीव सांस लेता है, निर्जीव सांस नहीं लेता है। सजीव में पोषण होता है, निर्जीव में ये गुण नहीं पाया जाता है। सजीव प्रजनन करते हैं, निर्जीव प्रजनन नहीं करते हैं। मैं आप लोगों के सामने कुछ लक्षण रख रहा हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। सजीवों का शरीर जो है वो कोशिका का बना है और इस कोशिका के अंदर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं पाई जाती है जिसे कि हम लोग उपापचय अभिक्रिया भी बोलते हैं। जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? उपापचय अभिक्रियाएं।
और यही उपापचय अभिक्रियाएं जीवन को प्रकट करती है। सजीव श्वास क्रिया करते हैं, हम लोग सांस ले रहे हैं, पेड़ पौधे भी सांस ले रहे हैं, है ना? अरे हाँ या ना? हाँ जी बिल्कुल। सजीवों में पोषण होता है, सजीव प्रजनन करते हैं, सजीवों में उत्सर्जन होता है, अनुकूलन भी होता है, वृद्धि भी होती है। ये सब आप लोग बचपन से ही पढ़ते आए हैं। 11th क्लास में भी इसका जो है डिटेल में जो है एक चैप्टर है, उसमें भी आप लोगों ने पढ़ा होगा। ये सब जो है हम सब सभी बचपन से ही पढ़ते आते हैं, ठीक है? तो ये थे बायोलॉजी के बारे में कुछ बेसिक बातें जो आप लोगों को याद होनी चाहिए। अब हम लोगों की बायोलॉजी से दोस्ती गहरी हो गई, तो चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है जीवों में जनन। क्या है चैप्टर का नाम? जीवों में जनन। जैसे ही आप बायोलॉजी एनसीईआरटी की बुक खोलेंगे, सबसे पहला हेडिंग मिलेगा जीवन अवधि। तो सवाल उठता है जीवन अवधि क्या है? तो चलिए समझते हैं जीवन अवधि क्या है। इस पृथ्वी पर कहीं ना कहीं सभी जीवों का जन्म हुआ है, जैसे कि हम लोग यानी इंसान जन्म लेने के बाद परिवर्तन करता है। जब इंसान विकास कर रहा होता है तो उसमें वयस्क अवस्था आती है, वो जवान हो जाता है, फिर उसकी शादी होती है और वो जनन करता है। अंत में उसके अंदर बुढ़ापा आती है यानी जीर्ण अवस्था आती है, और फिर आखिर में उसकी मृत्यु हो जाती है, वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। इसी को हम लोग जीवन अवधि कहते हैं। अब आप लोगों में से कुछ चमत्कारी कहेंगे, क्या सर एग्जाम में यही लिखूंगा? बच्चा जवान होता है, शादी करता है, जनन करता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। नहीं मेरे भाई, आपको एग्जाम में लिखना है किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। क्या बोला मैंने? किसी जीव के जन्म से उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि को उस जीव का जीवन काल या जीवन अवधि कहते हैं। समझ में आया सभी को? हाँ या ना? चलो, अब हम लोग कुछ जीवों के जीवन अवधि को देखेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी बुक में भी दिया गया है। नीचे कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं और हम लोगों से पूछा जा रहा है इसका अनुमानित जीवन अवधि। तो जो है हम लोग इसका अनुमानित जीवन अवधि देखेंगे। किसी भी जानवर का निश्चित जीवन अवधि नहीं होता है कि वो 50 साल तक ही जीवित रहेंगे, 80 साल तक ही जीवित रहेंगे। सबका एक अनुमानित जीवन अवधि होता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जो है सबका जीवन अवधि देखते हैं। सबसे पहला है गाय। गाय जो है ये 25 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका जो है अनुमानित जीवन अवधि कितना है? 25 वर्ष। दूसरा है हाथी। हाथी जो है ये 60 से 75 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका जीवन अवधि है 60 से 75 वर्ष। दूसरा है गुलाब। गुलाब जो है 10 वर्ष तक जीवित रहती है। इसका जो है अनुमानित जीवन अवधि कितना हो गया? 10 वर्ष। ऐसा नहीं है कि ये 10 वर्ष पूरा करके ही मरेंगे, उससे पहले भी मर सकते हैं, है ना? ये एक अनुमानित जीवन अवधि है। उसके बाद चौथा है कुत्ता। कुत्ता का जो है 25 वर्ष तक जीवन अवधि रहता है। ये 25 वर्ष तक जो है जीवित रह सकते हैं। इसलिए जो है ये बहुत लोगों का बेस्ट फ्रेंड होता है क्योंकि ये 25 वर्ष तक आपका साथ देता है। और पांचवा है तितली। तितली का जो जीवन अवधि होता है 1 से 2 हफ्ते। कितना रहता है तितली का? 1 से 2 हफ्ते। और जो है नेक्स्ट है केला। केला का जो जीवन अवधि है वो 25 वर्ष तक है। केला जो है ये आपको 25 वर्ष तक फल देती रहेगी, इसीलिए केले आसपास अगर जगह बचता है तो वहाँ केला लगा दो, 25 वर्ष तक केला खाते रहो, है ना? चलो नेक्स्ट है कौवा। कौवा का जो जीवन अवधि होती है वो 15 वर्ष। कितना होता है कौवा का जीवन अवधि? 15 वर्ष। और अगला जो है तोता। तोता का जो है जीवन अवधि होता है वो 140 वर्ष। कितना होता है जीवन अवधि तोता का? 140 वर्ष। इसीलिए पहले जो है कहा जाता था इंसान का जो है एक अच्छा मित्र हुआ करता था। बहुत सारे लोग के घर में जो है तोता हुआ करते थे। तोता जो है चिट्ठी पहुंचाने का भी जो है काम वाम करता था। नेक्स्ट है मगरमच्छ। मगरमच्छ का जो है
जीवन अवधि होता है 60 वर्ष। कितना होता है भाई? 60 वर्ष। अगला है घोड़ा। घोड़ा का जीवन अवधि होता है 50 वर्ष। घोड़ा जो है ये 50 वर्ष तक जो है आपके साथ रहते हैं और 50 वर्ष तक जो है इसका एक अनुमानित जीवन अवधि होता है। ठीक है। अगला है घरेलू मच्छी। मक्खी होती है ना घर में, जो गर्मी के दिन में जो है बहुत काफ़ी परेशान करती है, उसका जो है 1 महीना जीवन अवधि होता है। वो 1 महीने तक आपको जो है परेशान करते रहेगी, आपके खाने वगैरह पर जो है बैठेगी और उसको दूषित करेगी। तो ये 1 महीना तक जीवित रहती है। कौन? घरेलू मक्खी। अगला है कछुआ। कछुआ का जो जीवन अवधि होता है वो 100 से 150 वर्ष। कितना होता है भाई? 100 से 150 वर्ष तक जो है कछुआ का जीवन अवधि होता है। एक अनुमानित जीवन अवधि की हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये इतना साल तक ही जीवित रहेंगे, एक अनुमानित है। हो सकते हैं किसी का मृत्यु 2 साल पहले हो जाए, किसी का मृत्यु जो है 10 साल पहले हो जाए, 5 साल पहले हो जाए। अगला है बरगद। बरगद का जो जीवन अवधि होती है वो होती है 200 वर्ष। वाह, कमाल है। 200 वर्ष तक जो है ये ताज़ी हवा जो है आपको प्रदान करती रहेगी। इसीलिए बरगद का पेड़ जो है उसको ना काटें, क्योंकि ये 200 वर्ष काफ़ी अच्छी जीवन अवधि होती है। हमारे भविष्य के लिए जो है ये ऑक्सीजन दायक का काम करेंगे, है ना। कोरोना की महामारी में आप लोग देखा था कि कितना ऑक्सीजन की किल्लत थी। इसीलिए हम लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगानी चाहिए, ताकि हमारे जो है आने वाली जनरेशन को इस तरह का जो है कष्टों का सामना ना करना पड़े। तो कितना होता है बरगद का? 200 वर्ष। अगला है धान। धान जो है, धान चावल का जो खेती करते हैं ना अपन लोग बहुत सारे, तो जो है किसान लोग जो खेती करते हैं उसका जीवन अवधि होता है 4 महीना। कितना होता है? 4 महीना। ये तो मेरे ख्याल से सबको पता होगा, क्योंकि लगभग सबके घर में जो है खेती वेती होती होगी, पर हम लोग ध्यान नहीं देते हैं एग्जैक्टली उसका जो है कितना जीवन अवधि होता है। तो कितना होता है? 4 महीना। याद रहेगा? जी हाँ, बिल्कुल। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और आपको ये सब सारी चीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कुछ एग्ज़ाम में इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई बताओ कि इस जानवर का अनुमानित जीवन अवधि क्या होता है। तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है। एक बात याद रखना, जीवन अवधि भले ही कितनी हो, पर प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। क्या बोला मैंने? किसी की कितनी भी जीवन अवधि हो, पर प्रत्येक जीव का जो है मृत्यु निश्चित है, सुनिश्चित है। वो जीव मरेगा ही मरेगा, सिवाय एक कोशीय जीवों को छोड़कर। हाँ भाई, एक कोशीय जीव जो हैं ये अमर हैं, है ना, ये नहीं मरा करते। अब आप लोग में से पूछेंगे कई सारे स्टूडेंट्स कि कैसे अमर हैं सर, एक कोशीय जीव कैसे अमर है? तो ध्यान से सुनना। एक कोशीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, उनकी वृद्धि के साथ ही उनका द्विविभाजन हो जाता है। क्या बोला मैंने? एक कोशीय जीव की जो है वो प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, उनका जो है वृद्धि जब वो कर रहे होते हैं तो उनमें जो है द्विविभाजन हो जाता है। जैसे कि हम लोग बात करें एग्जाम्पल के लिए अमीबा, है ना। तो इसीलिए जो है एक कोशीय जीव को जो है अमर कहा गया है। ये अमर है, ये मरते नहीं हैं। ठीक है। तो इस चीज़ को जो है स्टार लगाकर लिखना, लगाओ इसमें स्टार, क्योंकि ये हमारे जीवन में जो है काफ़ी अनोखी बात हम लोगों ने जाना। एक कोशीय जीव जो है अमर हैं, इसलिए इसको स्टार लगा लो। अब हेडिंग डालो प्रजनन। क्या हेडिंग डालो? प्रजनन, रिप्रोडक्शन। प्रजनन को क्या बोलते हैं भाई? रिप्रोडक्शन भी बोलते हैं, है ना। तो हेडिंग डालो जनन, रिप्रोडक्शन। एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, क्या आप लोगों को आश्चर्य नहीं होता है कि लगभग 1.5 करोड़ वर्ष पूर्व मानव के पूर्वज इस प्यारे सी धरती पर आए, पृथ्वी पर आए, जो कि कपी थे। तब से अब तक मनुष्य का जातीयता, अस्तित्व, वंशज बना हुआ है, बचा हुआ है, और मनुष्य तथा अन्य प्राणी दर पीढ़ी अपनी वंश को बढ़ा रहे हैं। कौन सी ऐसी प्रक्रिया है जिनके माध्यम से ये अपने वंश को बढ़ा रहे हैं, अपने वर्चस्व को बचाए हुए हैं, अपने अस्तित्व को बचाए हुए हैं? तो जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान एक छोटी सी जीव को जन्म देता है।
क्या बोला मैंने? जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य तथा अन्य प्राणी जो है दर पीढ़ी अपने वंश को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, अब बात आती है कि भैया जनन कहते किसको हैं। तो अभी थोड़ी देर मैंने जनन की परिभाषा को बताया आपको, फिर से सुनना। जनन वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई भी जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? जनन कहते हैं, रिप्रोडक्शन कहते हैं। याद रहेगा सभी को? हाँ भाई बिल्कुल याद रखना है। आपको जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट इज़ रिप्रोडक्शन, जनन क्या है, तो आपको यही परिभाषा लिख करके आने हैं। अपने जातीयता को, अपने वंश को, अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं? जनन कर रहे हैं। अब ये मत कहना कि जनन हम लोग मज़े के लिए कर रहे हैं सर। नहीं नहीं भाई, जनन जो है हम लोग अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए कर रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है सबको? हाँ या ना? हाँ भाई बिल्कुल। इतने अच्छे से हम लोगों ने पढ़ा तो मेरे को लगता है कि आपको यहीं के यहीं याद भी हो रहे होंगे। हो रहे हैं कि नहीं? हाँ जी भाई बिल्कुल। चलो आगे देखो। इस पृथ्वी पर लगभग 80,70,000 जीव प्रजाति हैं। इनमें जंतु हैं, पादप भी हैं, सूक्ष्म जीव भी हैं, शैवाल भी हैं, कवक भी हैं, कई सारे जीव हैं। तो अब यहाँ सवाल उठता है, क्या सभी जीवों में प्रजनन एक जैसा होता है या अलग अलग होता है? तो ध्यान से सुनना, सभी जीवों में जनन अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने? सभी जीवों में जनन अलग अलग होता है और ये 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। पहला है अलैंगिक जनन, दूसरा है लैंगिक जनन। पहला क्या है? अलैंगिक जनन और दूसरा क्या है? लैंगिक जनन, है ना? आज के लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे अलैंगिक जनन किसे कहते हैं, लैंगिक जनन किसे कहते हैं, दोनों में क्या क्या अंतर हैं। देखो मेरा मानना है थोड़ा ही पढ़ो पर ऐसा पढ़ो हर एक चीज़ याद हो जाए, है ना? इसीलिए मैंने आज इतना ज़्यादा नहीं पढ़ाया, थोड़ा सा ही पढ़ाया है। तो जो है ये जितनी चीज़ भी मैंने पढ़ाया है वो आपको याद होनी चाहिए। 1-2 बार जाकर रिवीजन कर लेना तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। तो इसी चीज़ को, जनन यानी रिप्रोडक्शन को, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज का क्लास पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो को मिस मत करना, क्योंकि जो है अगर आप मिस करेंगे तो आपको फिर समझ में नहीं आएंगी बातें। ये तो आज का क्लास तो बिल्कुल सिंपल सा था, तो जो है आपको मज़ा भी आया होगा, पर नेक्स्ट वीडियो जो है आपको मिस नहीं करनी है, ठीक है ना? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसी तरह अपना प्यार बनाए रखिए। तो हम लोग इसी तरह पूरी एनर्जी के साथ मेहनत करते रहेंगे।